आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं हफ्तानामा। छात्रों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों और आम दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण हफ्ते भर की सबसे अहम, भरोसेमंद और असरदार खबरों का साप्ताहिक अपडेट। यहाँ हम बात करते हैं भारत से लेकर दुनिया तक उन घटनाओं की जो वाकई मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का हफ्तानामा। संयुक्त किसान मोर्चा ने ड्राफ्ट सीट बिल का विरोध किया। जैसे ही ड्राफ्ट सीट बिल पर जनता से आपत्तियों और सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर को समाप्त होने वाली है, संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम, जो कई किसान संगठनों का मंच है, ने किसानों से सोमवार को बिल की प्रतियां जलाने की अपील की है। उनका कहना है कि प्रस्तावित कानून बीज आपूर्ति पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कॉरपोरेट घरानों का नियंत्रण बढ़ा देगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 12 नवंबर को इस ड्राफ्ट बिल को अधिसूचित किया था। ये बिल 1966 के सीड्स एक्ट को बदलने के लिए लाया गया है। केएम ने इस प्रतिगामी कानून की कड़ी निंदा की है, जो भारतीय बीज क्षेत्र पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व स्थापित करेगा, खाद्य सुरक्षा और बीज संप्रभुता को गंभीर रूप से कमजोर करेगा और राज्यों के संघीय अधिकारों को दबा देगा। इसलिए एसकेएम इसकी तत्काल वापसी की मांग करता है। रक्षा मंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किए बीआरओ के 125 प्रोजेक्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार 7 दिसंबर को लेह से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के 125 नए पूर्ण हुए प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किए। उन्होंने इन्हें भारत की सीमा और संरचना को मजबूत करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण बताया। ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिनकी लागत 5,000 करोड़ है और जो लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मिजोरम सहित 7 राज्यों में फैली हुई हैं। कुल 28 सड़कों, 93 पुलों और 4 अन्य कार्यों से मिलकर बनी हैं। ईडी ने क्रिप्टो मामले में 4,190 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। परिवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत क्रिप्टो से जुड़े मामलों में 4,190 करोड़ की अपराध से अर्जित संपत्ति कुर्क की है और एक आरोपी को फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया है। ये जानकारी संसद को सोमवार 8 दिसंबर को दी गई। इसके अलावा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने तलाशी और जब्ती अभियानों के दौरान वर्चुअल डिजिटल एसेट वीडीए लेनदेन से जुड़े 888.82 करोड़ की अघोषित आय का भी पता लगाया है। सीबीडीटी ने 44,057 ऐसे करदाताओं को नोटिस या एसएमएस भेजे हैं जिन्होंने वीडीए में निवेश या ट्रेडिंग की थी, लेकिन इसे अपने आयकर रिटर्न के शेड्यूल वीडीए में दर्ज नहीं किया था। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी। वंदे मातरम के पहले 2 अंतरे अपनाने का निर्णय सिर्फ नेहरू का नहीं था। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी ये कहा था कि वो कविता के पहले 2 अंतरों को शेष गीत से अलग करने में कोई कठिनाई नहीं देखते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया कि वह जवाहरलाल नेहरू का अपमान कर रहे हैं। खड़गे का कहना था कि वंदे मातरम के केवल पहले 2 अंतरों को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाने का निर्णय सामूहिक रूप से महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और अन्य नेताओं द्वारा लिया गया था। यह नेहरू का अकेले का निर्णय नहीं था। नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा एमबीबीएस सीटों की सीमा तय करने का निर्णय 2024-25 और 2025-26 के लिए टला। सीट कैपिंग को टालने का फैसला विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में चिकित्सा शिक्षा की पहुंच में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से लिया गया है, जहां विधायकों और हितधारकों ने चिंता व्यक्त की थी। मंगलवार 9 दिसंबर को राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी द्वारा एमबीबीएस सीटों की संख्या पर लगाई गई सीमा का क्रियान्वयन शैक्षिक वर्ष 2024-25 और 25-26 के लिए स्थगित कर दिया गया है। नड्डा ने कहा कि एनएमसी संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित देश की शीर्ष वैधानिक संस्था है, जिसे पूरे देश में मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा प्रथाओं के नियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य मंत्री एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार ने उन चिंताओं पर ध्यान दिया है कि एनएमसी के 2023 के निर्देश, जिसमें किसी राज्य में प्रति 10 लाख आबादी पर एमबीबीएस सीटों को 100 तक सीमित करने की बात कही गई थी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की समिति ने एपस्टीन की सहयोगी मैक्सवेल की इम्यूनिटी मांग खारिज की। पिछले महीने एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पारित होने के बाद आए इस फैसले का मतलब है कि ये रिकॉर्ड 10 दिनों के भीतर सार्वजनिक किए जा सकते हैं। यह कानून न्याय विभाग को 19 दिसंबर तक एपस्टीन से जुड़े रिकॉर्ड को खोज योग्य सर्चेबल रूप में सार्वजनिक करने के लिए बाध्य करता है। एंगल मेयर ऐसे दूसरे जज हैं जिन्होंने जस्टिस डिपार्टमेंट को पहले से गुप्त एपस्टीन कोर्ट रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की अनुमति दी है। इससे पहले पिछले सप्ताह फ्लोरिडा के एक जज ने 2000 के दशक में एपस्टीन की एक अधूरी संघीय ग्रैंड जूरी जांच से जुड़े ट्रांसक्रिप्ट जारी करने के अनुरोध को मंजूरी दी थी। आंद्रे बाबिस ने चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
जनप्रिय अरबपति आंद्रे बाबिश ने मंगलवार 9 दिसंबर को चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ये कदम अक्टूबर में हुए संसदीय चुनाव के बाद व्यवसायी नेता के लिए सत्ता में वापसी है। बाबिश, जो 2017 से 2021 तक पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ने चेक नागरिकों से वादा किया है कि वो देश और दुनिया में कहीं भी उनके हितों के लिए लड़ेंगे और चेक गणराज्य को धरती पर रहने के लिए सबसे बेहतर स्थान बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति पेत्र पावेल ने बाबिश को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। इजराइल हमास युद्ध पर ट्रंप की युद्ध विराम योजना नए चरण में प्रवेश करते ही चुनौतियों से घिरी। एक बंधक का शव अभी भी गाजा में मौजूद है, लेकिन इजराइल और हमास के बीच युद्ध में अमेरिका प्रायोजित युद्ध विराम का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। ये 2 महीने लंबी प्रक्रिया देरी और आरोप प्रत्यारोप से भरी रही। अब प्रमुख पक्ष इजराइल, फिलिस्तीन उग्रवादी संगठन हमास, संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अंतर्राष्ट्रीय हितधारक एक कहीं अधिक जटिल दूसरे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो मध्य पूर्व को पुनर्गठित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंजूरी दी है, गाजा में हमास के शासन को समाप्त करने का खाका पेश करती है। यदि ये सफल होती है तो इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में एक असैन्यकृत गाजा का पुनर्निर्माण, इजराइल और अरब जगत के बीच संबंधों का सामान्यकरण और फिलिस्तीनी स्वतंत्रता के लिए एक संभावित मार्ग तैयार होगा। लेकिन यदि ये समझौता अटक गया तो गाजा वर्षों तक अस्थिरता के दलदल में फंसा रह सकता है। हमास क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण बनाए रखेगा। इजरायली सेना अनिश्चितकालीन कब्जा लागू करेगी और निवासी बेघर, बेरोजगार, विदेश यात्रा से वंचित और जीवित रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर रहेंगे। आरटीआई के तहत जानकारी देने में सरकार अनिच्छुक, टीएमसी सांसद का आरोप। तृणमूल कांग्रेस के सांसद मोहम्मद नदीमुल हक ने बुधवार 10 सितंबर को राज्यसभा में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी सार्वजनिक करने को लेकर अनिच्छुक और भयभीत है। उन्होंने मांग की कि कानून की पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए। हक ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत जानकारी मांगने का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने कहा इसके बावजूद 2005 के आरटीआई कानून को एनडीए सरकार द्वारा व्यवस्थित तरीके से कमजोर किया जा रहा है। जब इसे लागू किया गया था, भारत का आरटीआई कानून अन्य देशों के समान कानूनों से कई गुना आगे था। हम एकमात्र देश हैं जहां 30 दिनों में जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। उन्होंने सदन को जानकारी दी कि नवंबर 2025 तक केंद्रीय सूचना आयोग में 10 में से 8 पद रिक्त पड़े हैं। दीपावली को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। भारत के दीपावली रोशनी के त्यौहार को बुधवार 10 सितंबर को यूनेस्को की मानवता की प्रतिनिधि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICS सूची में शामिल किया गया, जिसके बाद इस प्रतिष्ठित मान्यता को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल देखा गया। ये फैसला दिल्ली के लाल किले में आयोजित यूनेस्को की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान लिया गया। यूनेस्को द्वारा समिति में चर्चा के बाद जब ये घोषणा की गई कि इस प्रसिद्ध त्यौहार को प्रतिष्ठित सूची में शामिल कर लिया गया है, तो वहाँ जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। लोकसभा में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार 9 दिसंबर को आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी कर राष्ट्र के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध कर रही है और भारत की मूल भावना को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। चुनाव सुधारों पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कानून में बदलाव कर चुनाव आयुक्तों को उनको फैसलों के लिए पूरी तरह से दंड मुक्त कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, हम ये कानून बदलने वाले हैं और आपको ढूंढ निकालेंगे। भारत के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हुए नेता प्रतिपक्ष ने 3 प्रश्न पूछे, जिनके आधार पर उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग को निर्देशित और नियंत्रित कर इसे नुकसान पहुंचा रही है। अपनी सुझाव सूची में राहुल गांधी ने मांग की कि चुनाव से 1 महीना पहले सभी पार्टियों को मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दी जाए। चुनाव के 45 दिन बाद CCTV फुटेज नष्ट करने की अनुमति देने वाला कानून वापस लिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMs तक सभी की पहुंच हो और वो कानून रद्द किया जाए जो चुनाव आयुक्तों को जो चाहे करने और उसके लिए दंड से बचने की छूट देता है। उन्होंने ये भी पूछा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया गया। उन्होंने कहा, मैं उस कमरे में बैठता हूँ, ये कथित तौर पर लोकतांत्रिक निर्णय है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष। उस कमरे में मेरी कोई आवाज़ नहीं है, वही होता है जो वे तय करते हैं। उन्होंने आगे पूछा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बात पर इतने इच्छुक क्यों हैं कि चुनाव आयुक्त कौन बनेगा। ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक कई देश बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुँच को सीमित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया बुधवार 10 सितंबर को 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। ये प्रतिबंध के तहत बच्चे टिकटॉक, गूगल की यूट्यूब और मेटा के इंस्टाग्राम तथा फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इस प्रतिबंध पर दुनिया भर के देश नज़र रख रहे हैं, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है और कई देश इसी तरह के आयु आधारित उपायों पर विचार कर रहे हैं।
टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर चुना। टाइम मैगजीन ने गुरुवार 11 दिसंबर को आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। मैगजीन ने कहा कि 2025 वो साल रहा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता तेजी से उभर कर सामने आई और अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। टाइम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सोचने वाली मशीनों के युग को लेकर आने के लिए मानवता को चकित और चिंतित करने के लिए, वर्तमान को बदलने और संभावनाओं की सीमाओं को पार करने के लिए आर्किटेक्ट्स ऑफ द एआई टाइम के 2025 पर्सन ऑफ द ईयर हैं। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में पहली चुनाव प्रक्रिया 12 फरवरी को। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नसीरुद्दीन ने गुरुवार 11 दिसंबर को घोषणा की कि देश में 13वें संसदीय चुनाव 12 फरवरी 2026 को होंगे। सीसी ने अपने राष्ट्र के नाम प्रसारित संदेश में बताया कि इसी दिन लोकतांत्रिक सुधारों से जुड़े एक ऐतिहासिक चार्टर पर जनमत संग्रह रेफरेंडम भी कराया जाएगा। ये चुनाव अगस्त 2024 में हिंसक छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटाए जाने के बाद पहली बार हो रहा है। अंतरिम नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस, जो अगस्त 2024 में प्रदर्शनकारियों के आग्रह पर निर्वासन से लौटकर अस्थायी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जो चुनाव के बाद पद छोड़ देंगे। नोबेल समारोह के बाद नॉर्वे में समर्थकों से मिली वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने लगभग 11 महीनों बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दी, जब गुरुवार 11 दिसंबर की सुबह उन्होंने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक होटल की बालकनी से अपने समर्थकों का अभिवादन किया। इससे कुछ घंटे पहले उनकी बेटी अन्ना कोरिना सोसा ने उनकी ओर से नोबेल शांति पुरस्कार ग्रहण किया था। इसके बाद मचोडा और उनके समर्थकों ने वेनेजुएला का राष्ट्रीय गान गाया। फिर वो होटल से बाहर आकर समर्थकों से हाथ मिलाने लगी। लोग खुशी से झूम उठे और नारे लगाने लगे, आज़ादी आज़ादी और धन्यवाद धन्यवाद। 9 जनवरी से वो छिप कर रह रही थी, जब कराकरम में एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर उन्हें थोड़े समय के लिए हिरासत में लिया गया था। उम्मीद थी कि वो बुधवार 10 दिसंबर को ओस्लो में होने वाले पुरस्कार समारोह में शामिल होंगी, जहां कई राष्ट्राध्यक्ष और उनका परिवार उन्हें देखने के लिए मौजूद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार 10 दिसंबर को घोषणा की कि उनका लंबे समय से वादा किया गया गोल्ड कार्ड अब आधिकारिक रूप से बिक्री पर है। ये योजना उन व्यक्तियों को कानूनी दर्जा और आगे चलकर अमेरिकी नागरिकता का रास्ता देती है जो $1 मिलियन का भुगतान करेंगे, जबकि विदेशी कर्मचारियों के लिए कॉरपोरेशन को प्रति व्यक्ति $2 मिलियन देना होगा। एक वेबसाइट जो इस योजना के लिए आवेदन स्वीकार कर रही है लाइव हो गई है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम में कारोबारी नेताओं के बीच इसकी शुरुआत की घोषणा की। ये कार्यक्रम EB-5 वीजा की जगह लेने के लिए बनाया गया है, जिसे 1990 में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए लाया गया था और जिसमें लगभग $1 मिलियन निवेश करके कम से कम 10 लोगों को रोजगार देने का वीजा मिल सकता था। ट्रंप का कहना है कि यह नया कार्यक्रम अमेरिका के लिए शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने का तरीका है। साथ ही संघीय सरकार के लिए राजस्व भी जुटाएगा। वो महीनों से गोल्ड कार्ड योजना को बढ़ावा दे रहे हैं। एक समय उन्होंने सुझाव दिया था कि प्रत्येक कार्ड की कीमत $5 मिलियन होगी, लेकिन अब इसे घटाकर $1 मिलियन और $2 मिलियन की कीमत पर उपलब्ध कराया गया है। कांग्रेस से 75 गुना ज़्यादा चुनावी फंड बीजेपी के पास, राज्यसभा में बोले अजय माकन। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने आधिकारिक चुनावी खाते में कांग्रेस से 75 गुना ज़्यादा धन है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अजय माकन ने गुरुवार 11 दिसंबर को राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर बहस की शुरुआत करते हुए कहा, माकन ने कहा कि देश की 2 प्रमुख पार्टियों के बीच संसाधनों में इतना बड़ा अंतर लेवल प्लेइंग फील्ड को नष्ट कर देता है। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक स्वस्थ लोकतंत्र के 3 स्तंभों में से एक है, बाकी 2 हैं चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि 2004 से 2024 के बीच बीजेपी का बैंक बैलेंस 87.96 करोड़ से बढ़कर 10,107.2 करोड़ हो गया, जबकि कांग्रेस का बैंक बैलेंस 38.48 करोड़ से केवल 133.97 करोड़ हुआ। अजय माकन ने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को धन से वंचित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग का दुरुपयोग किया और उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों पर भी दबाव बनाया कि वे कांग्रेस को चंदा न दें। नेपाल जेनजी प्रदर्शनों ने अर्थव्यवस्था को $586 मिलियन का नुकसान। सितंबर में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों, जिनके चलते प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, ने नेपाल की $42 अरब की अर्थव्यवस्था को $586 मिलियन से अधिक का नुकसान पहुंचाया है। सरकार ने शुक्रवार 12 दिसंबर को बताया इन युवा नेतृत्व वाले प्रदर्शनों और इसके बाद हुई हिंसा में 77 लोगों की मौत हुई और 2000 से अधिक लोग घायल हुए। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशील कार्की, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने श्री ओली के बाद पद संभाला, के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि क्षति का आकलन करने के लिए बनाई गई आधिकारिक समिति ने अनुमान लगाया है कि पुनर्निर्माण की लागत $552 मिलियन से अधिक होगी। 3 अमेरिकी सांसदों ने भारत पर लगाए गए 50% शुल्क को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। नॉर्थ कैरोलिना की प्रतिनिधि डेबोरा रॉस, टेक्सास के
के मार्क विसी और इलिनॉय के राजा की स्मृति ने शुक्रवार 13 दिसंबर को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये प्रस्ताव पेश किया। इसका उद्देश्य ट्रंप द्वारा घोषित उस राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना है। इसके तहत भारत से आयात पर 50% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई थी और इससे व्यापार पर कांग्रेस के संवैधानिक अधिकारों को बहाल करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दुनिया में सबसे अधिक 50% शुल्क लगाया है, जिसमें रूस से तेल खरीदने को लेकर दिल्ली पर लगाया गया 25% अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। ये प्रस्ताव उस राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करेगा जिसमें ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम के तहत भारतीय वस्तुओं पर व्यापक शुल्क लगाने के लिए लागू किया था और साथ ही 27 अगस्त से लागू किए गए अतिरिक्त 25% द्वितीयक शुल्क को भी रद्द करेगा, जो पहले से मौजूद पारस्परिक शुल्कों के ऊपर लगाए गए थे। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल 2025 के पेश किए जाने का मरीजों ने किया स्वागत। थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों ने शुक्रवार 12 दिसंबर को संसद में नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल 2025 के पेश किए जाने का स्वागत किया है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य एक समर्पित राष्ट्रीय रक्त आदान प्राधिकरण की स्थापना करना है। इस विधेयक के तहत रक्त और उसके घटकों के संग्रह, जांच, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण, निर्गमन और आदान के लिए पूरे देश में एक समान मानक तय किए जाएंगे। इसके अलावा सभी रक्त केंद्रों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा दिया जाएगा और असुरक्षित या नियमों का पालन न करने वाली गतिविधियों पर कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। योजनाओं का नाम बदलने में मास्टर है मोदी सरकार। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस का केंद्र पर हमला। सरकार द्वारा महात्मा गांधी के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने की संभावना पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार 12 दिसंबर को एक विधेयक को मंजूरी दी है, जिसके तहत मनरेगा का नाम बदला जाएगा और योजना का नया नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना होगा और इसके अंतर्गत काम के दिनों की संख्या मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। तो ये थी इस हफ्ते की सबसे अहम खबरें सिर्फ हफ्तानामा पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर हफ्ते की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले हफ्ते नई खबरों और नई बातों के साथ। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।